Hello everyone, this is Chanchal Maheshwari and I welcome you all again on Biology Corner. Today we are going to discuss about some remaining cell organelles, nucleus and mitochondria. पिछली वीडियोस में हमने कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपैरेटस के बारे में. आज हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे. तो जैसा सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल ऑफ सेल. बट द क्वेश्चन दैट अराइज हियर इज दैट व्हाई आर देयर न्यूक्लियस. फर्स्ट क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है सेल ऑर्गेनल, बट इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर. सेल के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो ये काम क्या करता है. तो हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड और विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्यूलर प्रोसेस, फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज़. तो क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है. अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो डीएनए और आरएनए. डीएनए आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. अब ये डीएनए और आरएनए करते क्या हैं, तो डीएनए जो होता है वह जीन कंटेन करता है और ये जीन्स जो होते हैं ये जीन्स ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं. तो ये मेन फंक्शन है न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा है और वहीं से तो ये प्रोसेस शुरू हो रही है. तो ये तो हुआ कि न्यूक्लियस का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है. अब आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में और बात करते हैं. इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. तो न्यूक्लियस जो होता है वह यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होने वाला एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों सेल ऑर्गेनल्स की डबल मेम्ब्रेन होती है. बाकी जो रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल होते हैं जैसे लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं. नेक्स्ट, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. न्यूक्लियस जो होता है वह सारी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. अब न्यूक्लियस को हम कैरियोन भी कहते हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस. तो वहाँ हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि जो सेल को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ही कर रहे हैं. तो वहाँ हमने कैरियोन के बारे में बात की थी. तो न्यूक्लियस जो होता है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्क्राइब किया था. इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड. अब न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट तो है, बट इसकी पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, सेल में किस जगह प्रेजेंट होता है ये. तो न्यूक्लियस जो होता है वह सेल के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड है. नेक्स्ट, लार्ज इन साइज. न्यूक्लियस जो होता है वह सेल के अदर सेल ऑर्गेनल्स के कंपैरिजन में लार्ज होता है. लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर प्रेजेंट सभी सेल ऑर्गेनल्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है. बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वह इसके कंपैरिजन में स्मॉलर होते हैं. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की. तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो होता है वह 3-4 चीज़ों से मिलकर बना होता है. आउटर मेम्ब्रेन से शुरू करते हैं. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल. एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. उससे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं. आउटर मेम्ब्रेन, ये जो सबसे आउटर सरफेस पर हमें ब्लैक कलर में जो लाइन दिखाई दे रही है ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है जो सबसे आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है. देन अंदर की तरफ जो ब्लैक लाइन है यह इनर मेम्ब्रेन है. यहाँ जो इन लाइंस के बीच में हमें जो थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर. हियर न्यूक्लियर पोर. अब ये न्यूक्लियर पोर का क्या काम होता है,
न्यूक्लियर पोर जो होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर वाले मैट्रिक्स में जो भी मॉलिक्यूल्स, आयन, प्रोटीन्स जो भी बन रहे हैं या जो भी चीज़ें यहाँ हैं, वह साइटोप्लाज्मा जो है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड मीडियम है, जेली लाइक फ्लूइड मीडियम है, वहाँ से मटेरियल्स का एक्सचेंज इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होता है। तो यही इनका मेन फंक्शन होता है। न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होता है? ये इस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा येलो कलर का हमें फ्लूइड दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्मा जो होता है ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। तो न्यूक्लियोलस क्या है? ये जो ब्लू कलर में यहाँ डेंस डार्क सर्कल हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। एंड जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है जो बिखरा हुआ सा है, दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स दैट इज फेसिंग द साइटोप्लाज्मा। आउटर मेम्ब्रेन, अब जैसे मेम्ब्रेन का बेसिकली काम ही क्या होता है? मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, तो ये मोस्टली कवरिंग का काम करती है ना। अंदर वाली जो जो भी चीज़ ये कंटेन कर रही है उसको कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट रखती है। बाहर वाले इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं, जो मैट्रिक्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे अंदर वाले जो इन्वायरमेंट में चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको सेपरेट रखती है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन भी इन दोनों मेम्ब्रेन में से ही एक मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस में बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है और इसका फेस बाहर की तरफ साइटोप्लाज्मा की तरफ होता है। नेक्स्ट चलते हैं इनर मेम्ब्रेन की तरफ। इनर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स विच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मैट्रिक्स फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। डायग्राम देखते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? ये सेपरेट करती है किन दो चीज़ों को? ये जो अंदर की तरफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स है इसको सेपरेट करती है, किससे? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ये सेपरेट रखती है, ये बीच में प्रेजेंट है, तो इसका काम यही है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है? तो न्यूक्लियोप्लाज्मा को समझने के लिए जैसे हम हमेशा करते हैं कि कोई भी टर्म है ना, तो उसको स्प्लिट कर देते हैं बीच में से। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा को भी स्प्लिट करते हैं न्यूक्लियो में और प्लाज्मा में। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस और प्लाज्मा का मतलब है लिक्विड। तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर, है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट था सेल में, उसे क्या कहा था? साइटोप्लाज्मा। साइटो मतलब सेल और प्लाज्मा मतलब लिक्विड, तो उसे साइटोप्लाज्मा कहा था। अब यहाँ क्या कह रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्मा इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। ये भी प्रोटोप्लाज्मा का ही एक टाइप होता है। अब प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है? तो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्मा बनता है, तो इसे प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है वह न्यूक्लियोप्लाज्मा है और सेल के अंदर जो लिक्विड है वह साइटोप्लाज्मा है। तो इस लिक्विड में क्या होता है? क्या वाटर होता है? नहीं, वाटर अकेला तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इतनी सारी प्रोसेस हो रही हैं, नई नई चीज़ें बन रही है, राइबोसोम बन रहा है, कहीं कुछ और मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे कई सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, लिटिल अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो ये लिक्विड के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होता है ये समझ में आ गया। न्यूक्लियोप्लाज्मा का काम क्या है? तो ये सबसे पहले तो कवर्ड होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। देखते हैं, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये जो येलो कलर का पूरा फ्लूइड मीडियम है ये न्यूक्लियोप्लाज्मा है और ये कवर है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। अच्छा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, कभी कभी इन दोनों को एक नया टर्म भी बोला जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब यही होता है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की जहाँ बात हो रही हो वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्मा के बारे में हमने अभी बात की
कि ये न्यूक्लियोप्लाज्मा जो होता है वह कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। दिस पार्ट सराउंड्स द क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियाई। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मा है, ये जो पूरा यहाँ भरा हुआ है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये जो हमें ब्लू कलर में डार्क दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोलस, एंड ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बिखरा हुआ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज क्रोमेटिन। तो ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर ही एम्बेडेड होती हैं, इसके अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ये हुआ न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो न्यूक्लियोलस इज यूजुअली इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसे समझने के लिए हम इस तरह इसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वह सेल का पार्ट होता है ना। हमने अभी पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है वह अदर सेल ऑर्गेनल के कंपैरिजन में लार्ज होता है। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस तो अपने आप में सेल का एक पार्ट है, और न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का पार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियस सेल का पार्ट है और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का पार्ट है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है। किससे बना होता है ये? कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है ये। वन और मोर इन नंबर, एक या एक से ज़्यादा नंबर में भी प्रेजेंट हो सकता है सेल के अंदर। फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स राइबोसोम। अब यहाँ इसका स्पेसिफिक फंक्शन दिया है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? तो न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, और राइबोसोम जो है वो सेल के अंदर सुपर हीरो का काम करता है। क्यों सुपर हीरो का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, और प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए, सेल्यूलर प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो कई जगह रोल प्ले करता है। तो न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम की सिंथेसिस करना, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? तो क्रोमोसोम सब लोगों ने सुना होगा। तो क्रोमोसोम का ही एक फॉर्म होता है क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन जो क्रोमोसोम होता है वह एक अरेंज्ड स्ट्रक्चर होता है, एक अरेंज्ड मैनर में प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर। लेकिन जो क्रोमेटिन मटेरियल है, यही क्रोमोसोम जब अनकॉइल्ड होके बिखरा हुआ सा धागे जैसा, है ना, जैसे धागे को अगर फैला दिया जाए तो पूरा जैसे वो एंटेंगल्ड हो जाता है, फैल जाता है, उलझ जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर क्रोमोसोम अनकॉइल्ड है तो वह क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है, वह क्रोमेटिन मटेरियल है। तो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में ही यह कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल इज द लूज डेंस नेटवर्क ऑफ अनकॉइल्ड क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग थिन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। किससे मिलके बना है? डीएनए से। कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग थिन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंटेन करता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को। क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब क्रोमोसोम्स जनरली ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, तो इन्हें सेल डिवीजन के दौरान इंटरफेज में इजीली देखा जा सकता है। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वह उलझा हुआ सा है, और जो क्रोमोसोम है वो अरेंज्ड मैनर में है। इसे हम यहाँ समझ सकते हैं। ये जो यहाँ अंदर की तरफ उलझा हुआ सा हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज क्रोमेटिन। ये जो मैगी की तरह एकदम उलझा हुआ सा दिखाई दे रहा है। और अगर क्रोमोसोम की बात करें तो ये जो अरेंज्ड मैनर में एक स्ट्रक्चर जिसने बियर किया हुआ है, दिस इज क्रोमोसोम, राइट। तो क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के दौरान दिखाई देता है। किससे मिलके बना होता है? इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो इसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होती हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन यहाँ कौन सा प्रेजेंट होता है? हिस्टोन प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं, हमने बात की कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है। अब डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो डीएनए के अंदर फंक्शनल यूनिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी। डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और यही जीन तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी आउट करने के लिए या पास करने के लिए। जैसे हम कई बार कहते हैं कि बेबी जो है, या जो किसी का
किसी की डॉटर है या किसी का सन है, वो उसके फादर से या मदर से उसके फीचर्स बहुत मिलते हैं, या बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बहुत फीचर्स मिलते हैं। तो ये उन्हीं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से, उन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से जो जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं, उसी वजह से ऐसा बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियस के बारे में। आगे की वीडियोज़ में हम बाकी के सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।